आज के इस वीडियो में हम आपको हार्वेस्टिंग तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आप लोगों के जो सवाल आए हैं उन सारे सवालों के जवाब भी दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन सारे सवालों के जवाब को हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे दिखाएंगे। जैसे कि आप लोगों के सवाल जब आते हैं तो उसको कमेंट्स के थ्रू हम नहीं दे पाते हैं। नहीं देने की वजह, जैसे हमने आपको बताया, काफ़ी सारा लिखने के बाद भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए हम एक के बाद एक जो आपके सवाल जो हैं वो इस तरह से सॉल्व करेंगे और आप उस चीज़ को समझकर इसी तरीके से अपने प्लांट्स के ऊपर में काम करेंगे। जैसे कि हम आपके सवाल आते ही हम कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 दिन के अंदर ही हम आपको उसका जवाब दे दें। 2 दिन के अंदर तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ 3 से 4 दिन टाइम लग जाते हैं। कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी जो मौसम है वो इन सारी चीज़ों का मौसम, आपके सवाल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और साथ में यही काम हमें इस महीने में करना है, जिससे कि आगे आने वाले 6 महीनों तक के हम सब्जियां जो है वो बहुत अच्छे से ले सके। तो चलिए हम एक के बाद एक सवाल आपके सवालों के जवाब देते हैं और आप ध्यान से देखिए और सुनिए और उसको इसी तरह से काम करिए। सबसे पहले हमने ये मिट्टी डाली है। मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। कि आपने कहा है कि शकरकंद की बेलें बहुत बड़ी हो गई हैं और आप शकरकंद के ऊपर में वीडियो दीजिए। ये जो डाल है ना, ये बहुत सॉलिड पार्ट होता है। ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट की जगह हम बहुत सारी खादों को बना सकते हैं और डाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से एक हार्वेस्टिंग लेकर आए हैं और हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आपके कुछ सवालों के जवाब भी हम देते चले जाएंगे। लेकिन आज मैं पूरी अपनी भिंडी के पौधों से और बाकी सब्जियां भी मैं सारी निकालने जा रही हूँ। कुछ छोटी कुछ बड़ी। निकालने की वजह यह है कि मैं इनमें आज तो नहीं, लेकिन जब सब्जी तोड़ने के बाद इनमें कुछ मैं छिड़काव भी करना चाहूँगी। जब मैं छिड़काव करूँगी तो इसका वीडियो आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आप देखिए इस वक्त कि किस तरीके से पूरी भिंडी जो है हमारी आई हुई है। भिंडी इन दिनों बहुत आसानी से हो जाएगी और जब आप जुलाई के महीनों में बहुत कम सब्जी होगी ना, तो उस समय भिंडी जो है आपकी बहुत अच्छी फलनी जो है वो शुरू हो जाएगी। जो पौधे हम जनवरी में लगाते हैं ना, उनकी जो भिंडी है ना बहुत रुक रुक कर आती है। लेकिन वही पौधे जब हम मार्च के महीनों में जो बीजों को लगाते हैं ना, वो मई जून इन सब महीनों में बहुत अच्छे जो वो फल देना शुरू करते हैं। और ये भिंडी देखिए, एक्चुअली क्या होता है, हम मार्केट को देखते हैं कि हाँ भाई भिंडी आ गई है तो हम लगाते हैं। लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि भिंडियों को हमेशा भिंडी के बीज थोड़ा लेट लगाया करें। हम जल्द ही कुछ फिर से बीज लगाने जाएंगे और उन बीजों का भी हम आपके साथ में वीडियो शेयर जरूर करेंगे। भिंडी के जो कंटेनर है ना, उसकी बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। अगर 15 इंच के डेप्थ मिल जाती है या 12 इंच की भी डेप्थ मिल जाती है तो आपके जो भिंडी है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। जिन कंटेनर्स की डेप्थ जो है अगर 12 इंच भी है तो भिंडी के लिए जो है वो आपकी काफ़ी है। लेकिन इनकी चौड़ाई हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम एक छोटे कंटेनर में जब भिंडी को लगा देते हैं, 12 बाई 12 के कंटेनर में ज़्यादातर लोग लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि भिंडी के जो पौधे हैं ना वो ज़्यादा जो है उसमें नहीं रहते हैं। तो कभी भी भिंडी के कंटेनर की चौड़ाई ज़्यादा होना चाहिए, ना कि गहराई। कई बार मैंने जैसे आपसे कहा कि भिंडी जो है वो प्रतिदिन जो बढ़ती है, तो अगर आपने भी भिंडी लगाई है तो आप उनकी प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर लिया करिए। और अगर आप प्रतिदिन हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे पौधे में काफ़ी बड़ी हो गई है भिंडी, तो ऐसे क्या है ना, आपकी भी भिंडी हो जाएगी काफ़ी बड़ी और कई उसमें से खाने के काम आएगी और कई बार उसमें से जो है वो पक जाएगी तो हमारे खाने के काम में जो नहीं आएगी। लेकिन हाँ, फिर भी जो भिंडी बड़ी हो जाती है तो उसको हम सांभर के लिए या ऐसा कुछ में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि जब गार्डन से निकलती है तो वो किसी न किसी रूप में जो है इस्तेमाल हो जाती है, चाहे वो खाने के रूप में, चाहे फिर वो गार्डन में खाद के रूप में। इस तरीके से हम जो है उसे इस्तेमाल में ले लेते हैं। और ये देखिए हर एक पौधा जो है ना वो देखिए किस तरीके से बिल्कुल 2-2 फल लिए हुए हैं। और हालांकि ऐसा नहीं कि ये जो भिंडी है वो बिल्कुल पकी हुई नहीं है। ज़्यादातर हम लोग भिंडी को ऐसे देखते हैं,
तो जब भिंडियों की इस तरीके से ये जो ऊपर का ये जो टूट जाता है तो समझ लीजिए कि हाँ आपकी जो भिंडी है वो अच्छी है। और ये देखिए इसमें बिल्कुल 2 भिंडी हमारी आई हुई है। तो हम आपसे क्या बोलते हैं, आप जब भी बीज लेते हैं ना तो आप एक चीज का ध्यान रखा करें कि जो दुकान है वो ज्यादातर एक ही दुकान से आप लिया करें, क्योंकि आप जब एक दुकान से अगर सब्जी आप लेंगे ना तो आप वहां जाकर बोल सकते हैं कि आप जो है अच्छे बीज दीजिए, या फिर आपने हमें अच्छा बीज जो है वो नहीं दिया है। लेकिन आपको एक चीज और ये भी बताना चाहूंगी कि भिंडी में गर्मी हो या जो भी हो, गोबर की खाद और उसकी गोड़ाई और पानी ये पक्का बिल्कुल डालिए। आप ये ना सोचिए कि भिंडी जो है उसको हम गोबर की खाद डालेंगे तो इन दिनों गर्म हो जाएगी। गोबर की खाद से उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि वो बहुत अच्छी जो है आपकी भिंडी तैयार होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे नए पौधे, लेकिन ये है बिल्कुल देसी भिंडी। और ये देखिए बिल्कुल पतली डंगाल है इनकी डालें जो है वो पतली है, और इसमें भिंडी भी जो है हमारी थोड़ा सा कम आएगी। भिंडी की जो मिट्टी है वो कभी भी ध्यान रखिए कि वो शुष्क ना होने पाए, वो हमेशा बिल्कुल गीली रहे। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त ये कंटेनर बिल्कुल सूखा हुआ है। कारण जानते हैं, इसकी गोड़ाई नहीं हुई है। जैसे हम इसमें गोड़ाई करके हल्की मिट्टी डालेंगे और आप देखिएगा ये भिंडी के पौधे हमारे काफी आगे जाएंगे और फल भी बहुत अच्छे देंगे। जब भी आपको किसी कीटनाशक का छिड़काव करना हो तो आप सबसे पहला काम करिए कि आप अपने सब्जियों को बिल्कुल तोड़ लीजिए। और देखिए आपसे बात करते करते हमने इस तरह से पूरी 1 टोकरी भिंडी जो है वो अपनी निकाल ली है। पेठे भी आप देख रहे हैं कि काफी अच्छे जो है हमारे तैयार हुए हैं। और इस वक्त मैं जो पेठों को बिल्कुल भी नहीं पका रही हूँ। जैसे कि हमने आपसे बोला कि जब पेठे पक जाते हैं तो हम उन्हें वड़ियों के काम में लेते हैं, लेकिन जैसे कि अभी बहुत तेज़ गर्मी है तो मैं इन्हें जिस तरह से हम लौकी की सब्जी का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरीके से पेठों का भी इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो पेठे हैं वो कितने बड़े हैं। पेठे के बीज जो हैं आप साल में साल भर भी लगाइएगा तो ये जो है बिल्कुल आसानी से होते चले जाते हैं। पेठों के बारे में एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे कि जो पेठे है ना, ये किसी भी तरीके से आप लगा दीजिएगा ना तो ये हो जाते हैं। इनके पीछे आपको बहुत ज़्यादा ना तो मेहनत की ज़रूरत होगी और ना ही बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत है। जो खाद आप सभी पौधों में डाल देते हैं वही पौधों में डाल दीजिए। पॉलिनेशन की भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खुद ही पॉलिनेट हो जाते, कारण इसके फूल जो हैं वो सुबह खिलते हैं और सुबह के टाइम पर इनका पॉलिनेशन जो है वो बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन और आप देख रहे हैं कि ये फल हमने इसलिए भी तोड़ते चले जा रहे हैं, जैसे गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में पौधे ऐसे खुद ही परेशान रहते हैं और उस बीच में अगर एक ही पौधों में बहुत ज़्यादा फल छोड़ दीजिए तो वो क्या होता है, फिर बढ़ नहीं पाते। तो अब देखिए वो 2 को मैंने तोड़ लिया है और तीसरा फल जो है वो इस तरीके से बढ़ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ये है खरबूज और साथ में ये खरबूज, देखिए इसे मैंने नेट नहीं पहनाया है तो क्या है ना, फ्लाई लग जाते हैं। और इनकी स्किन भी शुरू में बहुत कमज़ोर होती है, उसके वजह से क्या हो जाता है, इनमें फ्लाई लग जाते हैं। और साथ ही जैसे ये सूखी डालों में लगे हैं, जैसे सीम की सूखी डालें हैं, ये सब में क्या होता है, जब स्किन उसकी थोड़ी नाजुक रहती है ना तो उसमें घुस जाने की वजह से भी ये खराब जो है आपके हो जाते हैं। और देखिए छोटे छोटे फल जो है हमारे इसमें बिल्कुल आए हुए हैं। तो जब ये पकेगा तब उसके बाद वो छोटा वाला है जो थोड़ा सा बढ़ेगा, नहीं तो तब तक के वो छोटा ही बना रहेगा। एक डाल में जब भी 2 खरबूजे हो जाते हैं ना तो क्या होता है कि एक खरबूज बढ़ेगा और दूसरा जो है वो छोटा ही रह जाता है। कद्दू के बारे में एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि कद्दू की जो बेलें होती है ना वो बहुत ज़्यादा लेंथ में जाती है। इसकी लेंथ अगर एक कद्दू के पौधे की 20 से 25 फुट की भी लेंथ जो है वो चली जाती है। उसके बाद भी उसमें से कई ऐसी डालियां जो हैं जो बीच बीच में निकलती जाती है और हमें फल के लिए बिल्कुल वो तैयार रहती हैं देने के लिए। लेकिन जैसे कि हमने आपसे कहा है कि कद्दू पर भी आपने बहुत से ऐसे वीडियोज़ या बहुत सा ऐसा सुना होगा आपने कि इसमें बोन मील की आवश्यकता होती है। जैसे हमने आपसे कहा कि हम जो है बहुत लो बजट में जो है अपने टेरेस पे काम करते हैं।
क्योंकि आपने देखा होगा कि बोन मील का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और ज़्यादा होने के साथ ही देखिए, हमने टेरेस में इस पौधे को लगाया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पौधा मेरा फल देगा ही, या ये नहीं कह सकते कि ये कितना फल देगा। हो सकता है कि कई बार मौसम की मार ऐसी हो जाए और कद्दू जो है वो आपके बिल्कुल भी फल जो है वो ना दे। दूसरी बात, कद्दू के लिए हमने आप लोगों से कहा है कि जब भी इसका कंटेनर ले, तो जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे फिश कंटेनर किस तरीके से फैले हुए हैं, तो इसी तरह के जो कंटेनर लें और एक कंटेनर में एक ही पौधा आप लगाएं। एक कंटेनर में एक से ज़्यादा पौधा ना लगाएं। एक पौधा लगाएंगे तो आपके वो जो फल देने के लिए कद्दू जो है काफ़ी अच्छा तैयार होगा। दूसरी बात, कद्दू के जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा खाद मांगते हैं, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कद्दू में हम ज़्यादातर 2-3 किस्म की जो है वो खाद देते हैं, उससे ज़्यादा हम इसमें खाद नहीं देते हैं। जैसे हमने आपसे कहा ना कि कद्दू जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ आती है। इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा हो गई थी इस पौधे की कि मुझे इसे यहाँ पर लाना पड़ा। जैसे हमने आपसे कहा है कि कद्दू है, लौकी है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम इनके बीज जो हैं वो स्वयं बनाएं, और बीज के साथ साथ में ताकि हम उन्हें समय समय पर बिल्कुल लगाते रहें। और ये देखिए काफ़ी अच्छा जो है वो कद्दू बिल्कुल तैयार हुआ है, क्योंकि अब ये मेरे पौधे में है। पिछली बार मैंने कद्दू को बिल्कुल पका के तोड़ा था। पका कर तोड़ने की वजह ये थी कि जिससे कि मैं चाहती थी कि मुझे इसमें से बीज जो है वो मिल जाए, लेकिन इस बार मैं ये कद्दू जो है वो छोटा तोड़ना चाह रही हूँ। जब हमारे गार्डन में कुछ सब्जियां होती हैं ना, तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम इसको अलग अलग तरीके से बनाएं और अलग अलग तरीके से खाएं, लेकिन आपको इतनी गर्मी में अगर कद्दू चाहिए तो आपको क्या करना है, समय समय पर इनमें खाद जो है वो देना है। खाद कौन सी देना है? गोबर की खाद, और इसमें आपको डालना है राख। जिनको बोन मील नहीं है सुविधा लेने में, या जो लोग बोन मील नहीं डालना चाहते हैं, तो हमने बहुत पहले एक वीडियो शेयर किया था और कुछ रील के भी माध्यम से आप लोगों को बताया था कि कितनी कितनी मात्रा में गोबर की खाद और इसमें राख जो है वो लेना है। लेकिन इसके साथ ही आपका एक सवाल ये भी आया है कि राख पुरानी कैसी करना है। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, राख को जो पुराना करना है, जैसे आप अगर राख स्वयं तैयार करते हैं, जैसे लकड़ी की राख या उपलों की राख, उपलों यानी जो गोबर हमारे सूख जाते हैं, जिनसे गोईठा तैयार होता है, गोबर सुखाने के बाद जिन्हें हम हवन पूजन में भी इस्तेमाल करते हैं, वो उपले, वही कंढे। तो उनको सुखाने के बाद जब हम जलाते हैं, उसकी राख हो चाहे लकड़ी की राख हो, जैसे आज हमने जलाई है, तो कल हम उसको पौधे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पौधे जो है वो आपके जो है वो जल जाएंगे, वो उतनी हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने जो राख तैयार करी है, राख तैयार करने के बाद में उसे 15 दिन रहने दीजिए, महीना रहने दीजिए। आप एक बार राख बना के उसे रख लीजिए, लेकिन 15 दिन के बाद आप उसको गोबर में मिलाइए और उसके बाद इन पौधों में डालिए। लेकिन अगर आपके यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, तो जैसे देखिए मैंने इसको किस तरह से डार्क प्लेस में कर दिया था, देखिए अंधेरे में, ऐसे करना होगा आपको। क्योंकि जैसे कि मैं देखती हूँ बहुत, तो देखिए मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि मैं ये खाद डालती हूँ, मुझे इतनी ही फसल मिलती है। और भी जैसे लोग अपनी अपनी तरीके से खाद डालते हैं, हो सकता है उनके पौधे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती होगी। लेकिन क्या होता है ना कि जब ऑर्गेनिक पद्धति से हम प्योर ऑर्गेनिक जब करने लगते हैं, तो जितना मैं जानती हूँ कि पौधों में फल एक बार में बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं आएंगे। एक पौधे में 1 फल 2 फल आएंगे, लेकिन रुक रुक के। जो बीज आप मार्केट से लेंगे, जो हाइब्रिड बीज लेंगे मार्केट से, वो तो बहुत कम ही फल देते हैं, एक साथ बल्क में देते हैं और वो बंद हो जाते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे ये देखिए ककड़ी,
अब ये पौधे ने मुझे बहुत ककड़ी दी और आगे भी मुझे ककड़ी देगा, क्योंकि अभी इसमें बिल्कुल हरियाली बनी हुई है। लेकिन जब एक पौधे में बहुत सारी ककड़ियां लग जाती है तो कुछ ककड़ी जो है ना वापस इस तरीके से छोटी छोटी होने लग जाएगी, कुछ तो मुड़ जाती है पत्तों के सहारे से, और कुछ जो है वो बढ़ने नहीं पाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब एक पौधे में इस तरह से ककड़ियां काफी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे अंदर भी आप देख रहे हैं लगी हुई है, तो उसमें क्या होता है, दूसरी ककड़ी जो है बड़ी नहीं हो पाती है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये बड़ी ककड़ी निकाल लेंगे तो ये छोटी ककड़ी ये तो ज्यादा बड़ी नहीं होने पाएगी अब, लेकिन जो अगले फूल, ये जो फूल है, अगले फूल जब फल में बदलेंगे तो वो वापस उसी तरीके से बड़ी होगी। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, बस ककड़ियों को इस तरह से निकाल लेना है। जैसे हमने आपसे कहा कि ये ककड़ी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो आप इस तरह से छोटी ककड़ी भी निकाल सकते हैं। और एक चीज बताना चाहूंगी कि लास्ट ईयर भी हमने काफी बड़ी बड़ी ककड़ियों की हार्वेस्टिंग ली हमने। और जानते हैं हमारे यहाँ इसकी सब्जियां बनती है, जैसे हम लौकी की सब्जी बनाते हैं ना, उसी तरीके से। तो इसके लिए ककड़ी थोड़ी सी हमें बड़ी करनी पड़ती है। और आपको एक चीज बताना चाहूंगी, हालांकि ये ककड़ी अंदर से ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, कौली है बिल्कुल। तो चलिए मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। एक ककड़ी ये है हमारे, दूसरी ककड़ी भी है, और इसको भी मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर लेती हूँ, और ताकि दूसरी ककड़ियाँ जो है वो बढ़ने पाए। एक्चुअली ये ड्रैगन फ्रूट के अंदर में हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा तोड़ने में प्रॉब्लम जाती है। टमाटर अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बहुत कम है, लेकिन जितनी मैं सब्जियों की हार्वेस्टिंग करती हूँ ना, उसके बाद से जो थोड़े बहुत है वो निकल जाते हैं। लेकिन अब मैं जैसे आपसे बोल रही हूँ कि सारे टमाटर के पौधों को अब मैं निकालूंगी, क्योंकि जल्द ही इनके बीज फिर से लगने वाले हैं। तो कुछ दिन गार्डन को बिना टमाटर का भी छोड़ना जरूरी है, जिससे कि कुछ दिन जब हमारे गार्डन से टमाटर नहीं निकलेंगे ना, तो उनकी जब नेक्स्ट टाइम जब निकलेंगे ना, तो इनकी वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ जाएंगी। वो इसी तरीके से देते रहेंगे ना, तो टमाटर जो है हम सोचते हैं अरे ये तो इसी तरीके से होते हैं, तो हम शायद इतना ध्यान नहीं देने पाएंगे। तो अब हम सारे टमाटर के पौधे को निकाल के, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक और लेते रहूं, जब तक इसकी दूसरी नर्सरी जो है वो तैयार ना हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपका सवाल लेना चाह रही हूँ शकरकंद के ऊपर में, कि आपने कहा है कि शकरकंद की बेलें बहुत बड़ी हो गई हैं और आप शकरकंद के ऊपर में वीडियो दीजिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं जल्द ही आपको शकरकंद के ऊपर में वीडियो जल्द ही दूंगी। जब आपका सवाल आया उस वक्त एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम था, क्योंकि हर स्टेट का मौसम अलग अलग है, और कहीं अभी भी बहुत गर्मी है, लेकिन इस साल कहीं कहीं बहुत तेज बारिश भी हो रही है। जहाँ बारिश हो रही है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ गर्मी हो रही है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी आपको वीडियो शेयर नहीं किया है शकरकंद के ऊपर। लेकिन आपकी डालें बड़ी हो रही है तो आप घबराइए बिल्कुल मत, और इस तरीके से डालों को वापस इसी तरीके से कंटेनर में, या उसको बिल्कुल बढ़ने दीजिए, किसी बड़े पेड़ के सहायता से इन छोटे छोटे पॉट्स को रख दीजिए, और हम जल्द ही वीडियो शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप उनको किस तरीके से लगाना है। तो आप 1 बाय 1 करके शकरकंद को लगाना शुरू कर दीजिएगा, और उसी तरीके से 1 बाय 1 एक एक कंटेनर के शकरकंद लेना भी शुरू कर दीजिएगा। आपका एक सवाल आया है हमारे पास कि क्या हम मक्के, ज्वार, इन सभी चीज़ों की दालों को इस्तेमाल में ले सकते हैं? तो हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर बता रहे हैं कि आप कहाँ तक दालों को ले सकते हैं। लेकिन उसी के बीच में ये बताना चाहूँगी, ये मेरे घर का ही मक्का है, ये देखिए बीजों के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। और जब मुझे पता लग जाता है कि इस मक्के में दाने ज़्यादा नहीं है ना, तो देखिए मैं इस तरह बीजों के लिए उन्हें छोड़ देती हूँ। और आपका जब सवाल आया ना, तो मुझे तुरंत मैंने अपने इस मक्के के पौधे को निकाला और मैंने सोचा चलिए आपके साथ में वीडियो शेयर कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा है कि मक्के की दाल, ज्वार की दाल, सॉरी मक्का नहीं कहा आपने, ज्वार बाजरे की दाल शायद कहा है। देखिए ये जो दाल है ना, ये बहुत सॉलिड पार्ट होता है, ये देखिए। तो जब हम इसे अपने कंटेनर में डालते हैं ना, तो ये जल्दी गलती नहीं है। ये जब गलती नहीं है तो देखिए हम सब जो हैं अलग अलग स्टेट में रहते हैं, हर जगह की मिट्टी अलग है, हर जगह थोड़े कीटों में भी फर्क आ जाता है। कहीं कोई कीट ज़्यादा पाया जाता है, कहीं कोई कीट कम पाया जाता है। तो यही वजह है कि मैं इन दालों को बिल्कुल साबुत नहीं डालती। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इनके ये जो पत्ते हैं
इसको आप बिल्कुल डाल सकते हैं अपनी मिट्टी में। अब अगर आपको इन डालों को डालना है तो कैसे डालेंगे? इन डालों को अगर आपको डालना है तो जहाँ कई लोगों के पास में कोई मशीन भी होती है, बहुत सारे घर में रखते हैं जानवर, तो इसको काट के डाल सकते हैं। और नहीं, हम आपको सबसे अच्छा उपाय बताएंगे। इन्हीं डालों को जलाकर, और क्योंकि हमें लकड़ी खरीदना पड़ेगा राख बनाने के लिए, इन्हीं डालों को जलाकर आप राख बना लीजिए और वापस अपनी मिट्टी में मिला लीजिए। आपकी मिट्टी जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, कुछ इससे और कुछ इसकी डालों से। लेकिन डाल इतनी हार्ड स्टेम होता है इसका, तो मैं इसको डालने की सलाह जो है वो बिल्कुल नहीं दूंगी। अगले 2 सवाल हैं आपके, एक तो वर्मी कंपोस्ट को लेके और एक है किचन वेस्ट को लेकर, कि मैं गार्डन में अकेला ही काम करता हूँ और किचन वेस्ट की मुझे बहुत महक आती है, और क्या वर्मी कंपोस्ट 50% डालना जरूरी है? तो शायद आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि मैंने वर्मी कंपोस्ट के ऊपर में कभी भी कोई ऐसा वीडियो शेयर नहीं किया है कि जिसमें 50% आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है। इसमें हमने 2 चीज बताई आप लोग को, एक बजट और एक सुविधा। अगर आपका बजट बोलता है कि मैं गोबर ना लाके वर्मी कंपोस्ट डालूं, तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को गोबर मिलता ही नहीं है तो मुझे वर्मी कंपोस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन तीसरी चीज आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट हमें महंगा पड़ता है, लेकिन जिनको गोबर की सुविधा नहीं है तो वो तो वर्मी कंपोस्ट का सहारा लेंगे। लेकिन वर्मी कंपोस्ट कंपलसरी नहीं है। वर्मी कंपोस्ट की जगह हम बहुत सारी खादों को बना सकते हैं और डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो अपनी जेब भी देखते हैं। क्योंकि गार्डनिंग हम बहुत बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा का मतलब है अपना अपना स्पेस देखकर, जिसके पास जितना स्पेस है। जब एक बहुत बड़ा पौधा आप लगा रहे हैं तो उसमें आप कितना वर्मी कंपोस्ट डालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास बहुत सी ऐसी खादें हैं जिसको डालकर हम अपने बड़े कंटेनर्स भर सकते हैं। रह गई बात आपको कि आपको जो किचन वेस्ट है उसकी बहुत महक आती है, और किचन वेस्ट की महक जरूर आएगी, क्योंकि जो सिरका हम अपने खाने के लिए स्वयं तैयार करते हैं तो वो जो सिरका है उसमें भी महक होती है, क्योंकि फल सड़ता है। ज्यादातर लोग जामुन का सिरका बहुत बनाते हैं स्वयं खाने के लिए। तो जामुन क्या है, जामुन भी तो देखिए सड़ता है, सड़ने के बाद उसमें एक महक होती है, लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारे अंदर शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। उसी तरीके से पौधों के लिए भी है कि उसका जब जूस बनता है तो वो जो बहुत फायदेमंद होता है पौधे के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो आपसे नहीं किया जा रहा है। कोई बात नहीं है, क्योंकि हर चीज करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। हम धीरे धीरे सीखते जाते हैं। एक समय जब हम उसके साथ रहना सीख जाते हैं ना, तो वो सारी चीजें हमें अच्छी लगने लगती है। लेकिन इस वक्त आपकी समस्या क्या है कि मैं किचन वेस्ट को क्या करूं कि मेरे पास किचन वेस्ट बहुत अच्छे से जमा हो। मैं ऐसा क्या करूं कि वर्मी कंपोस्ट कम डालूं और मुझे गोबर की खाद की कमी पूरी हो जाए। तो हम उर्मिला जी का भी सवाल इसी में सॉल्व कर रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि मैम मुझे गोबर की खाद नहीं मिलती है तो मुझे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, तो मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कितना करूं? तो उर्मिला जी से तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उर्मिला जी, मैं तो आपकी जेब के बारे में आप अच्छा जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि आपके पास कितने पौधे हैं वो भी मुझे नहीं मालूम है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करिए, सिर्फ उसकी जड़ों के इर्द गिर्द। पूरी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट को मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक समय ऐसा था कि वर्मी कंपोस्ट जैसी चीजों को कोई नहीं जानता था। अगर कोई लोग जानते थे तो ये, और इसका नाम था घोड़ा। ये जो खाद बनती ना, इसका नाम था घूड़े में डाल दो, और घूड़े से उठा के लाओ और पूरी जमीनों में डाल दो, और उसी घूड़े से सब्जियां बन जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ हम भी बदले, हमारी व्यवस्था भी बदली, सब कुछ बदला, तो हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं।
लोग पहले टेरेस में नहीं काम करते थे, ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, अब हम टेरेस पे करने लगे हैं, तो हम उसी तरीके से साफ सफाई से काम करते हैं। तो चलिए एक सफाई का काम आपको बताते हैं कि कितनी सफाई से आप लोग काम करिए, और वर्मी कंपोस्ट का भी कम इस्तेमाल करिए। अगर गोबर नहीं मिलती है तो आपको ये काम आएगा, और अगर आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना है तो भी ये काम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किचन वेस्ट को आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो किचन वेस्ट है जो प्रतिदिन किचन में निकलता है, आप इसको गीला मत रखिए, इसको आप बिल्कुल सुखा दीजिए। किचन में जैसे ही सब्जियां आपकी निकलती है, आप कोशिश करिए कि उसको सुखा दीजिए, चाहे वो किसी भी चीजों के छिलके हो। और इन छिलकों को आप सुखाने के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका एक और सवाल है इसमें कि आपने जो किचन वेस्ट बताया उसमें कौन कौन से छिलके होने चाहिए, तो वो भी सवाल इसी में हम शामिल कर रहे हैं कि उसमें बंद गोभी का छिलका है, कुछ साग के पत्ते हैं, तोरई के हैं, प्याज के हैं, लहसुन के हैं, आम के छिलके हैं, और ये गार्डन के सूखे पत्ते हैं। कोई भी सब्जी का छिलका आप किचन वेस्ट में ले सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, पत्तों को हल्का सुखा देना है। अगर आप पत्तों को जो किचन वेस्ट है उसको अगर आप नहीं सुखाएंगे तो इसमें से पानी निकलेगा, और पानी निकलने के बाद में आपका किचन वेस्ट में बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा। इसमें पानी ना निकले इसलिए आप इनको हल्का घर में ही सुखा सकते हैं, बाहर सुखा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। दूसरा, ये गत्ता गत्ता जो है इसमें बचा कुचा पानी सोखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी कंटेनर हो, टब हो, जमीन हो, जहां भी आप बनाना चाहते हैं किचन वेस्ट, उसको ऐसे बनाइए। सबसे पहले हमने ये मिट्टी डाली है, मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। उसके ऊपर में ये आपके गत्ते आ गए, उसके ऊपर में आपकी ये सारे किचन वेस्ट आ गए, ये देखिए इस तरीके से। अब उसके ऊपर में फिर से आप थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। आप मिट्टी कोई भी ले सकते हैं, पर सूखी मिट्टी हो। मेरे पास इस वक्त ये चिकनी मिट्टी कुछ रखी थी सूखी, इसीलिए मैंने ये लिया है। तो ये देखें, इसमें से आपने इसको पूरी लेयर जो है मिट्टी की आप पतली, एक बात का और ध्यान रखें, जो मिट्टी की लेयर है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, पतली। हम मिट्टी क्यों ले रहे हैं इसमें, जैसे कि जो इसका पानी निकले, थोड़ा भी मॉइस्चर निकले तो वो मिट्टी सोख ले और ये खाद आपकी गल जाए। उसके बाद आपको वापस इसके ऊपर में प्याज के पत्ते जो भी आपका वो डाल दें, कुछ आम के छिलके। आपको एक चीज बताना चाहेंगे, इन दिनों आम के छिलके बहुत निकल रहे हैं घर घर में, और आम के छिलके को भी आप इस तरीके से डाल दें। अब ये देखिए, इसमें हल्का गीलापन है, प्याज के पत्तों में सूखापन है, गत्ते भी सूखे, मिट्टी भी सूखी। अब इसमें हल्का सा पानी निकलेगा, हल्का बिल्कुल, लेकिन ये सब सूख लेगा। अब क्या है, नेक्स्ट आप जो है इसके ऊपर में मिट्टी डाल दीजिए, फिर से इस तरीके से, हल्की सी मिट्टी, ज्यादा मिट्टी नहीं। पतली मिट्टी रहेगी तो पूरी लेयर बन जाएगी। फिर से इसके ऊपर में इस तरह से पत्ते डाल दीजिए। आपको एक चीज बता रही हूँ, जब इसको इस तरीके से डेली प्रतिदिन आप पैक करते हुए एक कंटेनर पूरा फुल कर दीजिए, और ठीक 15 दिन बाद, आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, 15 दिन बाद ही ये पूरी की पूरी मिट्टी आप कम से कम निकालिए, इसको पूरा फेंटिए और 2-3 कंटेनर्स में इसको डाल दीजिए। आपकी मिट्टी इतनी अच्छी हो जाएगी, आप वर्मी कंपोस्ट को बिल्कुल भूल जाएंगे कि मुझे वर्मी कंपोस्ट डालना है। दूसरा कि आपको जो गीले से परहेज है वो परहेज भी आपका दूर हो जाएगा, और इसमें महक भी नहीं आएगी। इसके साथ में एक चीज और जोड़ दूंगी कि आपके अगर आम की गोइयां बहुत निकल रही हैं घरों में, तो आम की गोइयों को अगर डायरेक्ट पौधों में डालेंगे तो इसमें हर एक में पौधा निकलेगा, हर एक में पौधा निकलेगा। तो इतने पौधे निकल जाएंगे, आप फिर उसको निकाल कर फेंकेंगे। और आम की गोइयां बहुत जबरदस्त खाद बनाती है, क्योंकि इसके अंदर का जो पार्ट होता है वो काफी अच्छा होता है हमारे पौधों के लिए। तो इसे क्या करिए, जमा करिए, और एकदम बॉइल्ड पानी, बिल्कुल खौलता हुए पानी में इसको डालकर और बकेट में ढक के रख दीजिए, जिससे कि इसमें पौधा जो है वो निकलने ना पाए। और फिर इसको एक मिट्टी में दबाकर 6 महीने के लिए बिल्कुल रख दीजिए, और 6 महीने के बाद वापस इसकी खाद को अपने प्लांट में डाल दीजिए। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा बता दिया है कि किस तरीके से आपको लेयर बाय लेयर काम करना है, और बिल्कुल भी किचन वेस्ट से भी नहीं घबराना है, वर्मी कंपोस्ट से भी नहीं घबराना है। सारे चीज का सलूशन मिल गया है।
लेकिन जाते जाते यही बोलना चाहेंगे, ऑडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भी पूछना हो, आप हमसे फिर से अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं और हम कोशिश पूरी करेंगे आपको बताने की। तो जैसे आपने देखा कि हमने छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है, पेठा है, कद्दू है, भिंडी है और साथ में ककड़ी। और आपको हमने बताया कि ककड़ी भले ही बहुत मोटी है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी कौली बनी हुई है। अभी भी अगर इसका बीज बनाना चाहें तो फिर से ये 15 दिन का टाइम जो है वो ले लेगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी हार्वेस्टिंग करते जाइए, मिट्टी को बिल्कुल अच्छा बनाते चले जाइए और पौधों को बिल्कुल लगाते चले जाइए। यही मौसम है जब हम सारे काम कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।